कोई चेंज नहीं होना तो इसका मतलब कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो सकता। नाइट्रेट है वो हमारी सीधी पत्तों पे, अमोनियम है दोनों पत्तों के माध्यम से पौधे के अंदर चली गई। तो वहाँ इसके अंदर क्या चेन सी बनी होती है, एक चेन होती है जिसमें नाइट्रेट डाल दी गई है, एक चेन है जिसके अंदर अमोनियम डाल दी गई है और दोनों उसके लिक्विड के अंदर भर दी गई है। अब वहाँ जब जैसे हम स्प्रे करेंगे तो पत्तों के छिद्र होते हैं, छिद्रों से वो सारी की सारी नाइट्रेट और अमोनियम वो हमारे पौधे के अंदर चली जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पौधे के अंदर जाके ये और वहाँ ये स्टोर हो जाती है। अब जैसे देखिए मैंने कोई काम करना है, ठीक है, मैंने इनसे बात करनी है, तो क्या काम करता है हमारा दिमाग काम करता है ना, दिमाग मैसेज देगा मेरे को कि हाँ इनको आपने बोलना है या इनसे ये काम करवाना है ना, तो दिमाग जैसे कहेगा वैसे हमारा शरीर फंक्शन करेगा। जैसे दिमाग हमारा बोलेगा वैसे हमारा शरीर फंक्शन करेगा। इसी प्रकार पौधे के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस जो है वो एक तरह से पौधे का दिमाग है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स खाली जगह होती है और ये सारी की सारी नाइट्रोजन जो है नैनो यूरिया की वहाँ जाके ये पौधे में स्टोर हो जाती है, यानी एक जगह इकट्ठी हो गई। अब जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दिमाग वहाँ का भी न्यूक्लियस बोलेगा कि नाइट्रोजन की ज़रूरत है पौधे को, तो वहाँ से स्टोर में से आपकी नाइट्रोजन सीधी पौधे के अंदर चली जाएगी जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो यानी कि आपके हमेशा उसके अंदर स्टोर रहेगी, जब भी पौधे की ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजन मिलती रहेगी। लेकिन यूरिया के केस में क्या होता है कि यूरिया आप लोग जो फसल में डालते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर काम करता है वो, यही बात है ना, इसका तो एक्सपीरियंस होगा आपको कि यूरिया कितने दिन तक काम करता है खेत के अंदर, 7 दिन तक काम करता है, 7 दिन से ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि उस समय उसकी जो भी फॉर्म बननी है वो बन के ना, और चाहे वो लीच डाउन जानी है, चाहे वो पौधे को लेनी है या ऊपर वायुमंडल में जानी है, वो ज़मीन में से चली जाए। तो 7 दिन के बाद 10वें दिन 12वें दिन अगर पौधे को जरूरत पड़ गई नाइट्रोजन की, कोई स्ट्रेस आ गई, जैसे कोई टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर कम हो गया, उसमें स्ट्रेस आती है तो उसमें जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, और उस समय अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी पौधे को तो पौधा कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ यूरिया के केस में सिर्फ 7 दिन तक मिलती है, लेकिन नैनो यूरिया के केस में आपके लंबे टाइम तक, जब तक आपके लावणी होगी तब तक पौधे के अंदर नाइट्रोजन रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी इस पे 4 साल से कंटिन्यू में काम कर रहा हूँ नैनो यूरिया पे ही, और इसके मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अलग हर फसल पे किए हैं। इसमें एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन आएगी, यहाँ किसी किसान भाई ने नैनो यूरिया की स्प्रे की है अब की बार गेहूँ सरसों के अंदर की है, जिसने भी की है एक ऑब्जर्वेशन जरूर देखना आप। अरे सही तो 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे मार्च के महीने में टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है ना, और तापमान बढ़ने की वजह से अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है गेहूँ में, यानी जल्दी पकाव में आ जाता है। और 4-5 साल से हम देख रहे हैं 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लगभग हमारी सारी लावणी हो जाती है, जबकि हमारी ये लावणी कब 15-16 अप्रैल तक जाती थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। नैनो यूरिया के केस में आप देखेंगे तो नैनो यूरिया करीब 12 से 14 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है, जिसमें आप नैनो यूरिया स्प्रे करते हैं ना, वो कम से कम 12 से 14 दिन एक्स्ट्रा लेगा, यानी टाइम से मैच्योर करेगा पौधा। सीधा लगा दे, टेढ़ा मत लगा। उसका कारण है जैसे मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है एकदम से तो पौधे के अंदर और स्ट्रेस आती है, तो उस समय अगर उसको नाइट्रोजन मिल जाए तो वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा, अगर नहीं मिली तो वो मैच्योरिटी का पक गया, अर्ली मैच्योरिटी होती है। तो वहाँ नैनो यूरिया के केस में क्या होता है कि जब आपने स्प्रे कर दी है तो वहाँ उसके अंदर स्टोर है। मैंने बताया था कि 3 स्प्रे अगर हम गेहूँ में करते हैं 3-3 ml के हिसाब से अगर हम 3 स्प्रे कर दें नैनो यूरिया की, तो तीसरे स्प्रे की जो फ़ायदा है ना वो यही है कि पहला और दूसरा जो स्प्रे होता है वो उस समय होता है कि जब आपके पौधे की ग्रोथ चल रही होती है, उसमें पचराव चल रहा होता है, टिल्डिंग चलती है ना, और दोनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। यूरिया हम उसी समय डालते हैं ना जब ग्रोथ पे होता है और पचराव में होता है। तो नैनो यूरिया की भी दोनों डोज जो है पहली वो आपकी ग्रोथ और पचराव में लगभग 80% यूज हो जाती है, यानी स्टोर आपकी 20 से 30% रहेगी। लेकिन जो तीसरी स्प्रे आप जब करेंगे गाभे के टाइम पे, तब क्या होगा उसका असर कि उस स्टेज से लेके और लावणी तक जितनी आपने स्प्रे की है उसका सिर्फ 50% ही यूज हो पाता है, 50% उसमें स्टोर रहेगी, क्योंकि उस समय कम जरूरत होती है। तो थोड़ी थोड़ी होगी, जितनी होगी उतनी लेता रहेगा पौधा, लेकिन कम यूज होगी।
तो जो बच गई वो नाइट्रोजन उसमें स्टोर है, वो आपके लास्ट मैच्योरिटी पे काम आती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो पौधे को तुरंत नाइट्रोजन मिल जाएगी ज़्यादा मात्रा में। और पौधा जो है मैंने मतलब 4 साल से मैं देख रहा हूँ, लास्ट ईयर की मैं बताता हूँ आपने, जिसमें मैंने नैनो यूरिया प्लॉट लगाए थे, एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमारी लावनी जो है वो 8 अप्रैल को शुरू हुई थी और 14 अप्रैल तक, जबकि लगभग हमारी और जो जितने यूरिया से जो कर रखी थी खेती, उसकी जो लावनी थी वो 30 से लेकर और 4 अप्रैल के बीच में हो चुकी थी। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उसका दाने का जो साइज़ था वो प्रॉपर आया, मोटा दाना आया। मोटा दाना आया तो इसका मतलब क्वालिटी बढ़ गई उसकी एक तो, और दूसरी चीज़ हो गई कि उसके वज़न बढ़ गया। तो यील्ड और क्वालिटी दोनों पे इफेक्ट डालता है। और अर्ली मैच्योरिटी जब आती है तो दाना थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो क्वालिटी में फ़र्क आता है। आज जो बेचेंगे ना तो भी ये कहेंगे ये थोड़ा बारीक दाना है, तो थोड़ी दिक्कत आती है बेचने में। लेकिन अगर आपका प्रॉपर दाना आएगा तो फिर क्वालिटी बढ़िया होगी, तो बेचने में दिक्कत नहीं है, उसका रेट अच्छे मिलते हैं। तो दोनों तरीके से ये जो है नैनो यूरिया काम करते हैं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन अब की बार आप देखना इसमें गेहूँ में, क्योंकि टेम्परेचर अब की बार भी वही स्थिति बन रही है, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये तो मैं बता रहा हूँ ना ग्लोबल वार्मिंग का जो सिस्टम बन गया है। और ये भी देखो, इसमें भी हमारी बहुत बड़ी देन है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इसका जो मैं बताया वायुमंडल में जो जाता है, ये सारा इसका असर है हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो हम परेशानियाँ झेल रहे हैं, बारिश समय पे नहीं आनी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना या पाला पड़ जाना, यही सारी अब की बार देख रहे हैं आप, पाला पड़ा है एकदम से और एकदम से फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो जिसका कहते हैं सर्द गर्म बन जाती है, उस टाइप से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसका। तो इस तरह की परेशानियां हम झेल रहे हैं, तो इनका निजात पाने के लिए अब नैनो यूरिया आ चुका है, और नैनो डीएपी भी अभी आपके इसी खरीफ सीज़न से पहले नैनो डीएपी भी आ जाएगा। नैनो डीएपी की भी हमने ट्रायल्स की हैं और उसके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। नैनो डीएपी का है कि आप जैसे जब बीज बोते हैं तो उस समय तो उसका बीज उपचार कर दें, और उसके बाद फिर पहली जब आप सिंचाई करते हैं उस समय उसकी स्प्रे कर दें, तो आपके डीएपी की जो है ना वो पूरी मात्रा आपके खेत में चली जाएगी, और पूरा का पूरा जो है आपको किसी भी तरह का अलग से डीएपी या यूरिया पारंपरिक जो है वो नहीं डालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल है। देखिए इसमें हर तरह की फसल है, मतलब जिस पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, जिस भी पौधे को नाइट्रोजन चाहिए उसमें ही हमारे इसका इस्तेमाल है। उसका 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स कोई भी, सिर्फ फ्लोरिंग स्टेज को छोड़ के, जब आपके उसमें फूल आ रहे हो फल लग रहे हो उस स्टेज को छोड़ के, उससे पहले आप इसमें नैनो यूरिया। तो इसका फ्रूट प्लांट्स पे, सब्जियों में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप अब की बार इसमें देखना बाजरे के अंदर, बाजरे में आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना आप सभी कि उसमें आप आधे किले में इसकी स्प्रे करना और बाकी में आप आधे किले में यूरिया डालना। अगर आपको विजुअल रिजल्ट दिखाई दे कि हाँ मतलब बिल्कुल अलग से रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो आप आगे उसमें से भी यूरिया खत्म करना और आगे नैनो यूरिया का स्प्रे करना। बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। बाजरा के अंदर, कपास के अंदर, जैसे आप कपास कर रहे हैं, कपास में भी आप करके देखेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। सरसों में, गेहूं में, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर। मैंने इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो किसान थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ के चलना चाहता है कि पूरी तरह से हम केमिकल फर्टिलाइज़र ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक चीज़ और आप अपना लीजिए। इसमें एक बायो डिकम्पोजर आता है, सुने हैं नाम आपने? वेस्ट डिकम्पोजर किसी ने नहीं सुना? देखो एक छोटी सी बोतल आती है बायो डिकम्पोजर, ठीक है। जिस किसान ने अगर करना है वो मेरे पास किसी भी ज्ञान केंद्र आ जाना, मैं आपको बोतल दे दूँगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा। हाँ, अगर जो भी इच्छुक हो आप मेरे पास आना, मैं आपको दे दूँगा। वो काम क्या करता है, 20 रुपए की बोतल आती है वैसे वो जो आप परचेज करते हैं, ठीक है। 200 लीटर का ड्रम लेना है पानी का, उसमें 2 किलो गुड़ घोल दीजिए, आधा किलो बेसन घोल दीजिए, और उसमें वो जो शीशी मटेरियल है ना वो उसके अंदर डाल दीजिए, उसको घोल के और कपड़े से ढक के छाया में रख दीजिए। 7 दिन तक सुबह बस एक बार उसको घुमाना और 8वें दिन वो आपका तैयार दुधिया पानी हो जाएगा बिल्कुल।
और उस पानी उसे बर्फ सी भी आ जाएगी, उसको साइड कर दें और उस पानी को घोल के, और जब भी आप सिंचाई करते हैं, चाहे आप पड़ेव कर रहे हों या सिंचाई कर रहे हों, उस पानी का आप 50 से 60 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर रहे हैं। खुला पानी देते हैं आप लोग यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंकलर दे नहीं सकते खाली पानी, आपको खुला पानी दे रहे हो ना। हाँ जी। खुले पानी में क्या करना है, जब आप दोहरा चलाते हो तो दोहरे के साथ में ही एक पुराना मटका ले लो या कोई पुरानी बाल्टी, कोई भी बर्तन पुराना जो वेस्ट है आपका, कोई बात नहीं है, आप कहीं से तो पानी चलेगा ना खेत में। नहीं पंप आपकी बात ठीक है, मैं मान ली, लेकिन जब खेत आपका शुरू होता है वहाँ पानी तो स्टार्ट होगा ना चलना है। जहाँ से पानी स्टार्ट होता है चलना, वहीं आप रख दीजिए उसको मटके को, और उसमें वो पानी डाल दीजिए बायोडिकम्पोजर का, भर दीजिए और उसमें छोटा सा छेद कर दीजिए, वो धीरे धीरे उस पानी में मिक्स होकर ना पूरे खेत में चला जाएगा। नहीं देखिए, एक मटका आपने भर के रख दिया, एक पाड़ा आपका भर गया, दूसरे पाड़े में फिर आप वो मटका उठा के ना वहाँ रख दीजिए, उसको भर दीजिए वहाँ, ठीक है। इतना सा थोड़ी सी मेहनत तो ये करनी पड़ेगी। आप ये कर दीजिए, आपके खेत में सारे में जो है ना वो उसके अंदर जीवाणु है, बायोडिकम्पोजर में जीवाणु है, और वो जीवाणु आपके खेत में जाएंगे और वहाँ काम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा, जब हम लावणी करते हैं, लावणी करने के बाद हमारा फसल अवशेष बहुत ज़्यादा बचता है, और फसल अवशेष जो है उसमें जड़ें हैं, जो फसल काटी है हमने उसकी जड़ें हैं, उसका थोड़ा बहुत भूसा भी बचता है, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर चला के मिक्स कर देते हैं, और होता क्या है उसका डिपोजिशन जमा होगा। हमारी जो 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर 2 प्रोफाइल है जो जहाँ से खाद मिलता है, और हर फसल की हमने रूट जोन भी वही है, सारी जड़ें उसी में रहती हैं, उसके अंदर जाके वो जमा हो जाता है। अगर आप ये जीवाणु डाल देंगे तो वो जमा हुआ जो हमारा अवशेष है फसल का, उस सब को वो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर खाद बना देंगे, देसी खाद, पूरा का पूरा देसी खाद बन जाएगा। और आप जब अगली फसल लगाएंगे ना, आपको एकदम से रिजल्ट मिलेगा क्लियर। शुरू में आपको DAP, यूरिया, पोटास, जिंक कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ये काम करना है, पड़ेव के अंदर भी डाल दीजिए और फिर उसके बाद बिजाई कर दीजिए, और फिर देखिए आप फसल को एकदम से बहुत बढ़िया खाद मिलेगा। इसकी मैंने पूरी एक्सपेरिमेंट लगाया, मैंने गेहूं पे और सरसों पे 2 साल के डाटा है मेरे पास इसको। उसमें हमने ये देखा है कि गेहूं के खेत के अंदर कितना मिलता है हमें ये अवशेष, 2 टन अवशेष हमारा एक गेहूं के खेत से मिलता है, और 4.5 टन अवशेष हमारा सरसों के खेत से मिलता है। और जब इतना हमारा एक साथ अगर ये खाद बन जाएगा, और खाद भी क्या बनेगा, वो डिकम्पोज खाद बनेगा। देखिए, एक तो हम गोबर खाद डाल रहे हैं और एक हम डिकम्पोज खाद डाल रहे हैं, अंतर है। गोबर की खाद जब हम डालेंगे तो उसके अंदर डालने के बाद वो डिकम्पोज होगा ज़मीन में, और उसको डिकम्पोज कौन करेंगे, बैक्टीरिया, जीवाणु करेंगे। आपने देखा होगा कि अब जैसे आपने इस बार आपने गोबर खाद डाल ली खेत में, और उसका रिजल्ट अगले साल मिल रहा है, होता है ना ऐसा। उसका कारण क्या है कि जितना थोड़ा बहुत है जीवाणु, वो बस उसको थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर दिया। मान लीजिए आपने डाले हैं 5 टन गोबर की खाद, और उसमें से हुआ आपका 50 किलो ही डिकम्पोज, तो सिर्फ 50 किलो ही आपको रिजल्ट देगा। आगे फिर 50 किलो हुआ तो उसका रिजल्ट मिलेगा, फिर 50 किलो, फिर उसका रिजल्ट, इस तरह से टुकड़ों में मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ये डिकम्पोजर डाल देंगे, इसके जीवाणु ये एक साथ कर देंगे सारे तैयार। आपको अलग से कोई गोबर खाद नहीं डालनी, मैं नहीं कह रहा हूँ गोबर खाद डालिए, सिर्फ हमारा जो फसल का अवशेष है हम उसी का खाद बना लें, वही हमारे लिए बहुत है। उससे क्या मिलता है, एक गेहूं के खेत के अंदर अगर हम बात करें तो गेहूं के खेत में से 23 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो अवशेष 2 टन हमने डिकम्पोज किया है ना, उससे नाइट्रोजन मिली हमें 23 किलोग्राम। 23 किलोग्राम का मतलब है एक बैग यूरिया के बराबर, है ना। 40% होती है तो 50 किलो में 23 किलो हुई, तो 23 किलोग्राम नाइट्रोजन। ये मैंने उसमें कैलकुलेट किया है, एनालिसिस किया है, उसके सैंपल लिए हैं खेत के, और सैंपल लेके ना जब डिकम्पोज हो गया, जब उसके सैंपल लेके ना उसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद लगा है कि 23 किलोग्राम नाइट्रोजन ज़मीन में ऐड हो गई हमारी। दूसरा, फास्फोरस 11 किलोग्राम
फास्फोरस जो हम डीएपी के थ्रू देते हैं वो हमें मिल रही है। मतलब डीएपी की मात्रा अगर मैं बताऊं कि समझें, डीएपी की मात्रा बताऊं तो करीब करीब 22 किलोग्राम डीएपी के बराबर की फास्फोरस इस सिर्फ अवशेष से मिल रही है हमें। और तीसरा पोटास है, वो भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है। पोटास 46 किलोग्राम पोटास मिलता है। तो जो हमारे खेत के अंदर ही है, सिर्फ हमें एक थोड़ा सा ये मैनेजमेंट करना है कि उसमें ये जीवाणु डालने हैं बस, तो आपके खेत के अंदर इतना खाद शुरू में मिल जाएगा। और जब बिजाई करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है डालने की, ये सारा का सारा खाद अवेलेबल है, डिकम्पोज्ड है। और डिकम्पोज का मतलब ये होता है कि जैसे आप यूरिया डीएपी डालते हैं और वो तुरंत असर देता है ना, वैसे ही डिकम्पोज खाद तुरंत असर देता है, वो न्यूट्रिएंट तुरंत रिलीज कर देता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुके हैं।